हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। जैसा कि बेटा आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के पास्ट ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम 2018 का सेट नंबर 1 का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे आपके साथ डिस्कस करना, जिसमें कि हम कह के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अब उसके आगे का क्वेश्चन हम चलते हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं, मीन्स बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 से है। कि अगर आप इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखें कि जिसमें हम 2017 का भी पेपर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप प्लेलिस्ट्स में अवेलेबल है, सारी क्लासेस देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और 2019 का जो पेपर है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दिए हैं कि आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन 2019 में भी आए हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, कि इसका जो हम कहें कि आपका ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही है कि फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आपका है थर्ड है वीवी गिरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेंट इन, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ये आपका रहा है। क्या हम कहें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कब से अप्लीकेबल हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। What is the method used to determine wage differential, तो अब हम कहें कि जब आपका वेज डिसाइड करने की बात आती है तो जॉब इवेल्युएशन मेथड अप्लाई किया जाता है, मीन्स जॉब के अकॉर्डिंग किया जाता है कि वेजेस को डिसाइड किया जाता है। ठीक, कि क्वेश्चन नंबर 22, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया वाज पास्ड इन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 विच ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, तो हम कहें कि कौन सी इंडस्ट्री की आपका पब्लिक सेक्टर के लिए, तो इस समय करेंटली जो आपका है इसमें से देखेंगे कि रेलवे, कोल, ऑटोमोबाइल्स एंड आयरन्स है, तो आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। रेलवेज मीन्स रेलवे जो हम कहें कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कि एक तरीके से यहाँ पे कहें कि रेलवे में मोनोपोली चलती है। ठीक, ये भी पूछा जाता है कई बार आपसे। ठीक, और हम कहें कि 1991 में आपका एलपीजी पॉलिसी भी आया है, ये आपको पता होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया पॉलिसी है, कि जिससे हम कहें कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, द हैवी इंडस्ट्रीज स्ट्रेटजी ऑफ द महालोबनीज की मॉडल वाज इनिटेटेड कि इन, तो ये हम कहें कि जो हमारे प्लान्स आते हैं 5 ईयर प्लान्स आते हैं, उस प्लान में से सेकेंड प्लान जो था उस प्लान में ये बात आती है। ठीक, चलते हैं 25 पे। इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मीन्स फेमा वाज एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया, तो 1999 मीन्स 1999 में आपका फेमा क्या हुआ, पास हुआ पार्लियामेंट से, कि साफ्ता इज रिलेटेड टू, तो इस सप्ताह आपको पता होगा कि सार्क से रिलेटेड है। अब सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज है टोटल, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक, एंड सप्ताह का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप बताइएगा। सप्ताह किस ईयर में आया है, ए मीन्स इससे रिलेटेड हम आपको 3 क्वेश्चन दे दिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट 27 पे। द ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय, ट्रेड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा एडम स्मिथ के द्वारा, और एडम स्मिथ को हम कहें कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम द पॉपुलेशन इज, कि अब कि हम कहें कि पर कैपिटा इनकम अगर जब आपकी मैक्सिमम है तो उस समय आपका पॉपुलेशन जो होगा वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोला जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। To which of the following the golden revolution relates to the development of agricultural products, तो ये कहें कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो रिलेट्स है ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। एसडीआर आपका एसेट्स है, लायबिलिटी है या पेपर गोल्ड, तो ये ध्यान दीजिएगा कि एसेट्स है, और इस एसडीआर का फुल फॉर्म आपको होता है स्पेशल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट
ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 पे। और देखिए कि एसडीआर का बेटा एक और फुल फॉर्म होता है कि जो अभी मेरे माइंड में आ रहा था पूरा, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी आपको दे दिया जाता है। ये हम कहें कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक के केस की बात आती है, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर, तो ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कि यूनिटी ऑफ कमांड की जो वायलेशन होता है ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको भी पता होगा कि जो हम कहें कि डिवीजन वर्क होता है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कह सकते हैं कि स्किल्स एंड हम कहें कि जो उनका इंटरेस्ट होता है उस एम्प्लॉयज़ का, उसके अकॉर्डिंग उनको कार्यों में बांटा जाता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय EFW टेलर, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कि इसका भी आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो था ये EFW टेलर के द्वारा दिया गया था। EFW टेलर आपके क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, तो स्केलर ऑर्गेनाइजेशन जो बोले कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका होता है ये स्केलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन हम कहें कि ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे सिंपलेस्ट है, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओरिजिन रूटेड इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कि अब बात कीजिए कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कोरिलेट करता है, तो ध्यान दीजिएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑप्शन सही होने वाला क्वेश्चन नंबर 34 का, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन और एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, हार्मोनी की बात करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेलेक्टेड बाय, मीन्स हम कहें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, एम्प्लॉइज, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, तो ये शेयर होल्डर्स, 4th नंबर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है कि शेयर होल्डर के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, कि अब बात आती है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, तो ये अनलिमिटेड होती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो आपको याद होगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व। अगर हम बात करें कि बाकी कौन से ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें फर्म डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, एक केसेस आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन बी फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, इवन विथ 1 पर्सन। कहने का मतलब कि है कि 2013 में आपने देखा होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है 1 पर्सन कंपनी का, दैट्स मीन्स कि अब कंपनीज का फॉर्मेशन 1 पर्सन के थ्रू भी किया जा सकता है। मीन्स जो आपका कहे कि मिनिमम 2 पर्सन की आपकी रिक्वायरमेंट होती थी कंपनीज में, या हम कहें कि 7 पर्सन की, वो ख़त्म करके 1 पर्सन पे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए, मीन्स हम कहें कि उसके लिए कुछ गाइडलाइन दी गई, उन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कि 1 पर्सन के साथ भी कंपनी को ओपन किया जा सकता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर फॉर ए प्राइवेट कंपनी इज, कि हम बात करें कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी में अब जो मेंबर है मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ये जो है 200 कर दिया गया है, ठीक। अब हम कहें कि इसके पहले कितना था मैक्सिमम नंबर ऑफ हम कहें कि प्राइवेट कंपनी में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मीन्स एज पर कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इन अपवर्ड स्टेज ऑफ एन इंडस्ट्री इज, ये आपका कि जो आपका अपवर्ड स्टेज की बात करता है, तो ये आपका फॉरवर्ड वर्टिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक। मीन्स कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक स्टेज पे आपका प्रोडक्शन आगे बढ़ता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। व्हेन सम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंबाइंस विथ ए यूनिट इंगेज्ड in manufacturing a main product using the products of such combining units as raw material, इट इज़ ए केस ऑफ, हम कहें मतलब एक ही रॉ मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये आपका लेटरल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, यहाँ पे कर सकते हैं कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। कार्टेल इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग,
तो इसमें हम बोले ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा सेल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड आउट ऑफ वन, कि अब इसमें से पूछ रहा है कि आपका ऑड कौन सा है, तो एसईसी, कोल इंडिया, सेल, सेबी। तो अब बाकी हम कह कि वो देखिए कि आपके कंपनीज हैं जो, और सेबी जो है कि आपका कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, तो सेबी आपका अलग है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, ये आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने वाले, एंड सेबी एक्ट कब आया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है पूल। ठीक, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि पूल का कॉन्सेप्ट जो था यूएसए से आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, नर्सिंग होम कमेटी वाज रिलेटेड टू, तो नर्सिंग होम कमेटी की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो आरबीआई करती है, ये आपको भी पता है, और कहें कि आरबीआई के गवर्नर मीन्स जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ गुड मनी, कि हम कहें कि गुड मनी का क्या फीचर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, एक्सेप्टेबल बाय एवरीबॉडी, मीन्स जो हर किसी के द्वारा स्वीकार किया जा सके, एक क्वालिटी होनी चाहिए एक मुद्रा की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं फंक्शन नहीं है, तो कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका है, मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मीन्स वर्ल्ड बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1945 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ठीक, IBRD को भी बेटा वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो अब रेगुलेशन की बात की जाए तो ये फाइनेंशियल मार्केट की बात है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, सेबी। कि हम पहले बताएं कि सेबी जो होती है कि ये फाइनेंशियल मार्केट को आपको रेगुलेट करती है। फिक्स डिपॉजिट इज आल्सो रिफर्ड एज, तो फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो टर्म डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। मीन्स फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप जब पैसा जमा करते हैं बैंक में तो एक कर सकते हैं कि सर्टेन टाइम तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये होता है फिक्स डिपॉजिट का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक, और इस पर हम कहें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है नॉर्मली सेविंग डिपॉजिट्स या जो आपके अदर से रिलेटेड होता है उससे हाई होता है, और जैसे जैसे आपका हम कहें कि टर्म बढ़ता जाता है मीन्स टाइम बढ़ता जाता है, टेन्योर बढ़ता है मेच्योरिटी का, वैसे वैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, व्हेन क्रिमिनल्स यूज इनोसेंट पर्सन डिटेल टू ओपन और यूज एन अकाउंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इट इज नोन एज, तो ये आपका आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे, in the field of banking sector what is the full form of ECS, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ECS का फुल फॉर्म। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स, कि कौन सी संस्था है कि जो हम कहें कि एक्सपोर्टर्स को गारंटी देती है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, तो हम कहें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जब ट्रेड करने की बात आती है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगा कि 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक, कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, कि द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर, तो ये वाशिंगटन DC में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। कि क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, होम लोन्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम कहें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। व्हाट एब्रीवेशन EMV स्टैंड्स फॉर, मीन्स EMV का क्या फुल फॉर्म है, तो आते हैं देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर 4 कि यूरोप
यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। ठीक कि आपका क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। कि आप कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे हर फर्म्स जो होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। ठीक कि क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हम कहें कि आपका थर्ड करेक्ट होगा, टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। हम कहें कि टोटल यूटिलिटी तो आपका मीन्स इंक्रीज करता है, बट उसका जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो फॉल करता है। बाकी ऑप्शन जो आपके हम कहें वो इनकरेक्ट है, मीन्स टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम विथ द फर्स्ट यूनिट एक इनकरेक्ट है। फिर इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ कंज्यूमिंग इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ए बी इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर जो 4 आपका था, मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ए भी आपका फॉल्स है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा बेटा, कि वो हम समझाया कि वहाँ पूरा डिटेल में बताए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज, मीन्स आपका कि इसके और कौन से नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इवन आफ्टर इनकरिंग लॉसेस कंटिन्यूज प्रोड्यूस टिल, कि हम कहें कि प्राइस इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, मीन जब तक आपका हम कह सकते हैं प्राइस और एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर है तब तक फर्म्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती रहती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 66, अंडर किनिक डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, क्या इसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखिएगा, प्राइस वंस फिक्स्ड इज रिजिड। सेकेंड ऑप्शन कि इलास्टिसिटी ऑफ द अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिफर्स, गैप बिटवीन द एमआर कर्व डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ अपर एंड लोअर पोजिशन। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए बेटा कि आपको सब ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं, और हम कह के देखिए आपको हम हमेशा बोलते हैं कि सारे ऑप्शन पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। रीज़न है कि आपको कम टाइम में अधिक चीज़ें बतानी हैं, कि जहाँ पे हमें नीड्स लग रही है कि ऑप्शन सारे पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको सभी ऑप्शंस को अच्छे से रीड करके तभी आंसर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे टिक कर लिया, हम पहले से पेपर पढ़ चुके हैं तो हमें वो पता है। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज देन, कि डिमांड फॉर कम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज, नो। कि डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स विल इंक्रीज, ओके। कि डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज, यस। कि ऑप्शन नंबर 4 आपका जो करेक्ट है कि वो कह सकते हैं कि बोथ। और यहाँ पे हम कहें कि एक और ऑप्शन आपको बन सकता है कि अगर गुड्स की प्राइस इंक्रीज करती है तो सप्लाई से अगर हम रिलेशन बोले तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज करती है, मीन्स प्राइस एंड सप्लाई में जो कह सकते हैं कि आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, एंड प्राइस एंड डिमांड में जो होता है वो निगेटिव रिलेशन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे हम कहें कि इसका भी आपका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 4th ऑप्शन मीन्स ऑल ऑफ द एबव, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे, इसको आप रीड कीजिएगा। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर मोनोपोली। तो ऑप्शन नंबर 2 लो बैरियर्स ऑफ एंट्री। क्वेश्चन नंबर 70, इन प्योर मोनोपोली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 71, एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन इक्विलिब्रियम, तो mx अपॉन p इक्वल टू mu अपॉन p इक्वल टू mu। ठीक। ये आप कह सकते हैं कि जो क्लास 3 पार्टिसिपेट इकोनॉमिक्स में उसमें ये फार्मूला को वो एलोबरेट भी किए हुए हैं, आप वहाँ पे देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। तो अगर हम कहें कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती तो उसमें बोला जाए कि टोटल यूटिलिटी उस टाइम क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक। अब ऑप्शन यहाँ देखते हैं कौन सा हमारा सही हो सकता है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड
ए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एंड एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी देखिए आपका करेक्ट है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपसे ऑप्शन पढ़ने के लिए। तो मीन्स टोटल यूटिलिटी मेरा मैक्सिमम रहेगा, लेकिन जैसे हम अगर एडिशनल यूनिट कोई और लेंगे तो टोटल यूटिलिटी मेरा क्या होता है कि वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड, एंड एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा, मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। तो अगर नेशनल इनकम की बात करें तो उसमें जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आपका फर्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज करेक्ट। तो जीएनपी माइनस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी, मीन्स यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जीएनपी आपका उसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे तो आप जीडीपी पे आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट माइनस मर्केंटाइज इंपोर्ट्स। मीन्स हम कहें कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से आप इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे तो जो आपका ऑप्शन बचता है मीन्स उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। न्यू इशू मार्केट डील्स विथ न्यू सिक्योरिटीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। यहाँ पे मीन्स हम कहें कि जो न्यू इशू मार्केट होता है इसी को आप प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं उसे आप कह सकते हैं प्राइमरी मार्केट बोलते हैं या न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। तो बेटा हम आज का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं कि एक क्लास में हम आपको और बाकी के क्वेश्चन जो हैं उसको जल्दी में डिस्कस करके ख़त्म करेंगे 2018 का पेपर भी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।